हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की 100 टॉपिक सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए। तो इस सीरीज के अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 100 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जामिनेशन में हमेशा सवाल देखने को मिलता है। और आज डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक जिनसे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सवाल पूछे जाते हैं। आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 21 या फिर 22 एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज हमारी साइट पे, हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो टॉपिक्स हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और क्या डिसीजंस हम इसके अंदर लेते हैं, इसके ऊपर सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। बेसिक सवाल होता है और अगर आपको बेसिक क्लैरिटी है, आसानी से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल बजटिंग। इस पे बहुत से सवाल देखने को मिलते हैं, बेसिक्स पे, स्टेप्स पे, और कौन सी डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक होती है, किसके अंदर आप टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं, किसमें नहीं करते। और एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जो बच्चों को भी बहुत कंफ्यूज करता है, यह है एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट का। एनपीवी और आईआरआर के बीच में कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन कब अराइज होती है, उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेट ज्यादा होना चाहिए, इक्विटी ज्यादा होना चाहिए। तो इसको लेकर भी एग्जामिनेशन में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर बार इस पे सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पे सवाल नहीं पूछ रहे तो डिविडेंड मॉडल पे सवाल डेफिनेटली पूछ लेते हैं। तो इन दोनों में से एक टॉपिक पे तो सवाल आएगा ही आएगा। हो सकता है दोनों पे भी एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल जाए। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए पिक किया क्योंकि ईओक्यू कैलकुलेशन का सवाल पूछ लेते हैं। कई बार कॉमर्स में पूछते हैं, कई बार मैनेजमेंट में पूछते हैं। तो ऑलमोस्ट हर बार किसी ना किसी एग्जाम में इस पे सवाल आ ही जाता है। और इसके फॉर्मूला को लेकर कैसे कैलकुलेशन करनी है, कुछ दिक्कतें बच्चों को आ जाती हैं। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ईओक्यू की कैलकुलेशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अगर बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ये डील करता है फाइनेंस से। फाइनेंस मतलब पैसा। देखो, बिजनेस जो है वो पैसे के बिना तो चल ही नहीं सकता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं बिजनेस को पैसे के साथ जोड़कर कि कैसे कैसे पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर फ्लो करता है। तो कैसे पैसे को हम एक्वायर करते हैं और कैसे उसे हम यूटिलाइज करते हैं, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में आता है। ब्रॉडली बात करें तो ये 3 डिसीजन आपको लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। फिलहाल बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ना 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पॉपुलर रहते हैं। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। आप पीएनएल बना रहे हो, इसके अंदर आपके नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं, इस फिगर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये बेसिकली डिनोट करता है आपके शेयर होल्डर की वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ आपकी क्या है? आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आपने मार्केट में इशू किए हैं इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो बेसिकली आपको अपने शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ाना है। देखो, इनमें से जो बेहतर ऑब्जेक्टिव है उसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माना गया है, क्योंकि ये हमारे जो शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में काफी खामियां हैं, प्रॉफिट को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जैसे आपको बताया था, इसके अंदर आपको 3 डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करें। फाइनेंस हमारे पास है, उसे कहां पे इन्वेस्ट करें। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी होगी? कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने होंगे, फैक्ट्रियां लगानी है, प्लांट एंड मशीनरी लगानी है। ऐसे जो डिसीजंस हैं उन्हें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोला जाता है। और साथ ही साथ आप बिजनेस करोगे तो आपको डे टू डे वर्किंग के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। और आपको यह भी डिसाइड करना है कि पैसे को कहां से रेज करूं। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है ये पार्ट। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि मेरे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, इन सबको देखोगे। इन सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, कितना इक्विटी लेना है, कितना डेट, कितना प्रेफरेंस लेना है।
लीवरेजेस वगैरह जो है आप यहाँ पे कंप्यूट करोगे, फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा आप लेना चाहते हो तो डेट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, और इन सभी चीजों के बारे में आगे आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा हमें डिसीजन लेना होता है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड को लेकर डिसीजन लेना होता है कि क्या डिविडेंड पॉलिसी हमें फॉलो करनी है, क्या शेयर होल्डर्स को रेगुलर स्टेबल डिविडेंड देते रहें या फिर फ्लक्चुएट करते रहें डिविडेंड को। और साथ ही ये भी देखना होता है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसा तो हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी चाहिए, तो उतनी अर्निंग्स हमें क्या करनी पड़ती है, रिटेन करनी पड़ती है। तो ये भी आपका डिविडेंड डिसीजन के अंदर ही आता है। तो यहां पे हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, असर्शन दी गई है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज देन अप्रोप्रिएट गोल एंड ऑपरेशनली फीजिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल। रीजन दिया, देयर एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो पहली जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। हमने देखा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है एक बेटर प्रोपोजिशन है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपकी लॉन्ग टर्म में कंपनी की जो वर्थ है उसे इंक्रीज करता है, तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इसमें काफी खामियां हैं। प्रॉफिट खुद भी एक वेग टर्म है, आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग की, नेट प्रॉफिट की, आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्लैरिटी हमें नहीं मिलती। तो इसीलिए असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन दिया है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है हमारे शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी में। तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर आपके प्रिंसिपल हैं और मैनेजमेंट उनकी एजेंट है। जैसे शेयर होल्डर कहेंगे मैनेजमेंट को उस तरीके से काम करना है, और कई बार इन दोनों में कंफ्लिक्ट भी अराइज हो जाता है और इसे एजेंसी प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है। ये प्रॉब्लम हमने कई बार आपके साथ यूट्यूब पे भी सेशंस में डिस्कस करी है, और इसीलिए रीजनिंग वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही होगी। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखी है उस हिसाब से आसानी से आंसर हम ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं, बट अगर ये भी लिखा होता कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो उस केस में आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं बनती। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। चलिए तो बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली हमारे पास है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज एंड देयर फाइनेंसिंग। तो हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है जो कि बहुत लंबे समय के लिए चलने वाला है, हमें कोई नई फैक्ट्री डालनी है जो कि बहुत लंबे समय तक हमें जो है फायदा पहुंचाने वाली है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कंसीडर करते हैं। अब ऐसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस रहते हैं, यानी कि इनके इफेक्ट्स हमें लंबे समय तक देखने को मिलते हैं और काफी सारा पैसा इनमें इन्वॉल्व रहता है, लार्ज फंड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। डिसीजन आपके इररिवर्सिबल होते हैं, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आप उसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी हमें देखने को मिलती है। रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट लगा लिया, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उससे रिटर्न ना निकल कर आए, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे आपकी हमेशा रहती है। अगर बात करें काइंड्स ऑफ डिसीजंस की, तो यहाँ पे हो सकते हैं हमारे पास कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, या कि आपको डिसाइड करना है कि करें या ना करें, आप फैक्ट्री लगाएं या फिर ना लगाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, आप फैक्ट्री जो है इस जगह पे लगाएं या उस जगह पे लगाएं, दोनों में से एक ही जगह पे फैक्ट्री आप लगाने वाले हैं। कैपिटल राशनिंग डिसीजन, यहां पे आपके पास पैसे लिमिटेड होंगे और उस लिमिटेड पैसे को आपको जो है प्रोजेक्ट में ऐसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल जाए पर रुपी। और अगर बात करें कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप करते हैं प्लानिंग, आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास अवेलेबल होने वाली है, फिर उन अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं, इनकी वैल्यूएशन करते हैं, उनका एनपीवी वगैरह आप कंप्यूट करते हैं, उनकी आप एनालिसिस करते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपको बढ़िया लगता है आप उसे सेलेक्ट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, और बाद में उसका कंट्रोल और रिव्यू भी आप करते हैं कि जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और अगर बात करें टेक्निक्स की, तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को हम दो में बांट सकते हैं। डिस्काउंटेड टेक्निक्स, इसके अंदर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आते हैं। और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, इसके अंदर हमारे पास आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और हमारा पेबैक पीरियड। अगर बात करें पेबैक पीरियड मेथड की, तो पेबैक पीरियड मेथड हमारे पास वो समय है, वो टाइम है जब हमारे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउटले के बराबर हो जाते हैं।
तो जैसे हम कोई प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं जिसके अंदर हमारे 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो हम देखेंगे ये 10 लाख रुपए हमें कितने सालों में रिकवर हो रहे हैं। तो जितने सालों में रिकवर हो रहे हैं, दिस इज योर पे बैक पीरियड। इसके बाद है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट से आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने होने वाले हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आपने निकाला कि आपको 3 लाख प्रॉफिट्स होने वाले हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आपके। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो आपने देखा 10 लाख की होने वाली है। तो आपकी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितने की हो गई, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपकी 30% की हो गई। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। इसके अंदर आप अपने जो कैश इनफ्लोज होने वाले हैं फ्यूचर में, उनकी निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, उसे कंपेयर करेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अगर आपके इनफ्लोज की वैल्यू ज्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को कर लेंगे, यानी कि एनपीवी पॉजिटिव है तो उस प्रोजेक्ट को आप कर लेंगे। और अगर हमारे पास कैपिटल रैशनिंग की प्रॉब्लम है तो हमें देखना है कि हम पर रुपी मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, यहाँ पे होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। तो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर 11 लाख है और आउटफ्लो आपके पास 10 लाख है तो इसकी वैल्यू निकल कर आई 1.1, यानी कि हर 1 रुपए पे आपको ये प्रोजेक्ट 1.1 रुपी कमा कर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर रुपी मेरी रिटर्न किस में ज्यादा आ रही है। तो जहां पैसे की तंगी है वहां ऐसे अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। यहां पे आप सिंपली क्या करते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला ये जो यहाँ पे लिखा हुआ बस एक वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। आप देखते हैं आपके डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज कब आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाते हैं। तो 10 लाख का प्रोजेक्ट है, उससे आपको हर साल कुछ इनफ्लोज हो रहे हैं, तो उन इनफ्लोज को आप डिस्काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कब मेरे इनफ्लोज मेरी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देते हैं, कितने टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पे रिकवर हो जाती है। इसके अलावा टेक्निक है आईआरआर की, जो कि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली आपका वो डिस्काउंट रेट है जहां पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज बिकम्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। अगर आपका आईआरआर आपके कट ऑफ रेट से ज्यादा है, जैसे आपका आईआरआर 12% निकल कर आया और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर जो आपने रेट डिसाइड किया था वो 10% था, तो उस केस में आप कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट की इंटरनल रिटर्न जो है ज्यादा है और मैं इस प्रोजेक्ट को कर लूंगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल रहने वाला है। चलिए तो अब बात करते हैं एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट की। तो कई बार एनपीवी और आईआरआर आपको कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन देंगे। एनपीवी कहेगा कि प्रोजेक्ट ए कर लो और आईआरआर कहेगा कि प्रोजेक्ट बी कर लो। ऐसे कन्फ्लिक्ट्स क्यों राइज हो जाते हैं, देखो इसके कुछ कारण है। जैसे हमारे पास है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बड़े बड़े जो कैश फ्लोज हैं वो शुरुआत में ही हो रहे हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बड़े बड़े कैश फ्लोज बिल्कुल एंड में जाकर हो रहे हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस आपका एक कारण बनता है। डिफरेंस इन स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप 1 लाख लगाएंगे और आपको हर साल 30,000 रुपए रिकवर होंगे, और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप 1 करोड़ रुपया लगाएंगे और उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होती रहेगी। तो स्केल बहुत सारा यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। 1 लाख है और एक जगह 1 करोड़ है, और इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। प्रोजेक्ट लाइफ डिस्पैरिटी। लाइफ अलग अलग है प्रोजेक्ट्स की, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है, इसमें भी आपके डिफरेंट आंसर्स निकल कर आ सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आपको डिसाइड करना है एनपीवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनपीवी हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, conflicts in project ranking in capital budgeting as per NPV and IRR may arise because of। NPV और IRR में conflict क्यों arise हो सकता है? साइज डिस्पैरिटी से, स्केल की वजह से डिस्पैरिटी अराइज हो सकती है, टाइमिंग डिफरेंसेस, टाइमिंग डिस्पैरिटी अराइज हो सकती है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट की वजह से भी डिस्पैरिटी अराइज हो सकती है, डिफरेंस आ सकता है, कंफ्लिक्ट आ सकता है। और इसीलिए यहां पे आपने बिल्कुल सही पहचाना, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें स्टेप्स दिए हुए हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर जो होते हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में हमें यहां पे अरेंज करना है। अब देखिए यहां पे अगर आपकी ऑप्शंस की तरफ नजर जाएगी तो आप देखेंगे लास्ट में 5 और 4 आ रहा है। तो 5 और 4 जो है सब में कॉमन ही है, तो 5 और 4 को तो आप इग्नोर ही कर कर चलो, इनको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप पहले 3 को अरेंज करो, वहीं से आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अप्रेज करेंगे या जनरेट करेंगे?
पहले आपको प्रोजेक्ट को जनरेट करना पड़ेगा कि मेरे पास ए बी सी ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो कि मैंने जनरेट किए कि ये मैं कर सकता हूं। फिर आप क्या करेंगे, इनका अप्रेजल करेंगे, इनकी एनपीवी निकालेंगे कि किसकी एनपीवी कितनी आई। फिर इसके बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, वो मैं चूज यहाँ पे कर लेता हूं। तो पहले आएगा जनरेशन 3, फिर 2, फिर 1। तो 3 2 1 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपली हमारे पास मीनिंग होता है ब्रेकअप ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि हमारी फर्म में जो पैसा लगा हुआ है वो कहां कहां से लगा हुआ है, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लगा हुआ है। तो इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, या फिर रिटेन्ड अर्निंग से। तो हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका ब्रेकअप यहां पे देखते हैं। अलग अलग टाइप्स के कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप बिल्कुल भी डेट नहीं डाल रहे, केवल इक्विटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्टिकल, जिसमें बहुत थोड़ी सी इक्विटी और बाकी सारा आपका डेट है। पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप काफी हाई प्रोपोर्शन रखते हैं इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स का। इन्वर्टेड पिरामिड, इसमें आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन काफी कम हो जाता है। रीजनेबल लेवल रखते हैं आप रिटेन्ड अर्निंग्स का और बाकी डेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की, तो हमें क्या चीजें डिसाइड करनी होती हैं। हमें डिसाइड करने होते हैं सोर्सेस कि कहां से पैसा रेज करें, इक्विटी से, डेट से, प्रेफरेंस से। और एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमें देखनी होती है कि कितनी हमारी फंड की रिक्वायरमेंट है और कितना कितना हमें किस रेशो में इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। अब ये डिसीजन लेने के लिए कौन से फैक्टर्स हम ध्यान में रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे रिस्क, कि रिस्क हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कम से कम रहना चाहिए। कंट्रोल हमारे शेयर होल्डर्स का डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकें, घटा सकें, थोड़ा चेंज कर सकें। प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है और सॉल्वेंसी को भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा डेट डाल दें और उससे हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन खतरे में आ जाए। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेना होता है। देखो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास थ्योरीज हैं जी, काफी सारी थ्योरीज हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास है जी ट्रेडिशनल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में हमारे पास आती है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। तो पहली मॉडर्न अप्रोच हमारे पास है यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच बाय डेविड ड्यूरांट। और ये अप्रोच हमारे पास कहती है कि आप डेट का इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे, अगर डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे, तो डेट की कॉस्ट आपकी कम रहेगी और इसीलिए आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और इससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी डेविड ड्यूरेंट की है। ये अप्रोच हमें कहती है कि अगर आप डेट को बढ़ाएंगे तो इससे आपकी कॉस्ट जो कम होती, बट वो कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जब फर्म में रिस्क बढ़ जाएगा तो इक्विटी वालों की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, इक्विटी वाले ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कोई अफेक्ट नहीं डालने वाला, चाहे जितना मर्जी डेट, जितना मर्जी इक्विटी आप एम्प्लॉय कर लो। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें एक मिडवे देती है नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच में। ये अप्रोच हमें कहती है कि अगर आप डेट को ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस केस में शुरू में तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, बट अगर आप बहुत ज्यादा डेट को बढ़ा देंगे तो इस केस में रिस्क बढ़ जाएगा और फिर इस केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर बात करें एमएम अप्रोच की, मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वाली ही बात ही कहती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी हो वो आपके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं डालने वाला। और यहाँ पे इन्होंने हमें 3 प्रोपोजिशंस जो हैं वो भी दी और ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन भी दी। तो प्रोपोजिशंस हमारे पास है कि फर्म की जो वैल्यू है वो बराबर होगी नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी किसके बराबर होगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम को आप ऐसे कंप्यूट यहां पे करने वाले हैं। रिस्क प्रीमियम के बारे में भी यहां पे इन्होंने बताया और ये भी कहा इन्होंने कि आपकी लीवरेज जो है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेगी। आप कितना डेट, कितना इक्विटी डाल रहे हैं, ये आपके कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को अफेक्ट नहीं करने वाला। ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन में इन्होंने आर्बिट्राज प्रोसेस एक्सप्लेन करी
कि अगर आपकी फर्म्स की वैल्यू बराबर नहीं है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, फर्म की वैल्यू बराबर नहीं है, तो उस केस में कैसे आपकी आर्बिट्राज प्रोसेस वर्क करेगी और कैसे इनकी जो वैल्यू है लॉन्ग रन में फिर से बराबर आ जाएगी। और इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा कि आप कॉर्पोरेट लीवरेज को यानी कि कंपनीज के डेट को पर्सनल डेट से रिप्लेस कर सकते हो। इस पे सवाल भी उठाए गए, इसको इसकी लिमिटेशन भी माना जाता है। और यहाँ पे शुरू में तो एमएम अप्रोच में टैक्सेस को कंसीडर नहीं किया गया था, बट बाद में एमएम अप्रोच में टैक्सेस को कंसीडर किया गया और इन्होंने कहा कि आपकी जो लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डेट एम्प्लॉयड है, डेट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। लीवर्ड फर्म की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड क्या होगी? रेट ऑफ टैक्स इनटू अमाउंट ऑफ डेट। इसके अलावा हमारे पास है ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कहती है कि आप कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ डेट कंसीडर करोगे और जहां पे आपको ट्रेड ऑफ मिल जाएगा आप उस कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उतने लेवल ऑफ डेट को आप एम्प्लॉय कर लोगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द डेट हमारे पास कितने होने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ द डेट हमारे पास होगा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कि आप डेट डिप्लॉय करोगे तो आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रहेगा, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन खराब हो सकती है, बैंक करप्सी की तरफ आप जा सकते हो। ये है कॉस्ट ऑफ द डेट। और बेनिफिट ऑफ डेट हमारे पास है जो टैक्स बेनिफिट्स हमें डेट से मिल रहे हैं। और इसके बाद है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये कहती है कि सबसे पहली पसंद मैनेजर्स की रहती है कि इंटरनल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल कर लें, रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद उनकी पसंद रहती है कि डेट का इस्तेमाल कर लें और सबसे लास्ट में उनकी पसंद होती है कि नया इक्विटी इशू लेकर आया जाए। और यहाँ पे कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ये कंसेप्ट आपसे कहता है कि आप इक्विटी कम रखें और डेट ज्यादा रखें अगर आपकी डेट की कॉस्ट कम है और आपकी कंपनी की रिटर्न ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इक्विटी वालों की रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगी। बट अगर आपकी डेट की कॉस्ट ज्यादा है, डेट पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना और फर्म की उतनी रिटर्न नहीं है, तो उस केस में आपकी इक्विटी वालों की रिटर्न यहां पे कम हो जाएगी। तो फिर ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाला। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सवाल पढ़ने में। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज दे रखी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करके हमें बताना है कि क्या इनकी मैचिंग होगी सही से। तो एज्यूम करता हूं कि आपने मैचिंग स्टार्ट कर ली होगी। चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूं। एमएम हाइपोथेसिस विदाउट टैक्सेस, और साथ ही मैं देख रहा हूं एमएम हाइपोथेसिस टैक्सेस के साथ भी यहां पे दे रखी है, और दूसरी एनओआई और एनआई अप्रोच है सवाल के अंदर। अगर यहां पे विदाउट टैक्सेस की बात कर रहा है तो मेरे को यहां पे देखो लिस्ट 2 में सेकंड में देखने को मिल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। तो मेरे ख्याल से इनकी मैचिंग बननी चाहिए। लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस अ फर्म्स मार्केट वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन इनवेरिएंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। तो टैक्सेस को इग्नोर कर दें तो आपका मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को जैसा मर्जी रखो, जो मर्जी चेंज करते रहो। तो ये आपकी इससे मैचिंग बन गई। अब विद टैक्सेस वाले को यहां पे कोई और टैक्स मुझे दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे 4 में टैक्स दिख रहा है। ये देखो टैक्स दिख रहा है, लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू फर्म की जो है वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज कर जाएगी अगर उसके पास डेट है, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज जो है वो टैक्स के अंदर डिडक्टेबल होता है, इसीलिए लीवर्ड फर्म की वैल्यू जिसके पास डेट है ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अनलीवर्ड फर्म। तो यही चीज आपकी कहती है एमएम अप्रोच विद टैक्सेस। तो मैं यहाँ पे सी को 4 से मैच कर सकता हूं। तो A2 और सी की 4 से आप मैचिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से यहीं से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। एनओआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच कहती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती रहेगी अगर आप डेट ज्यादा लगाएंगे, तो ओवरऑल आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी आपके कांस्टेंट रहेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर आप ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सस्ता होता है, तो आप अपनी फर्म की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर सकते हैं। तो करेक्ट मैचिंग इज एज पर ऑप्शन ए। चलिए, तो अब बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन एंड इंपैक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो यहां पे हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक है रेलेवेंस कंसेप्ट, ये आपको कहते हैं कि आपका डिविडेंड का डिसीजन फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल इससे जुड़े हुए हैं। और एक है इररेलेवेंस कंसेप्ट, ये कहते हैं कि डिविडेंड दो ना दो, शेयर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। एमएम मॉडल आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए यहाँ पे मॉडल्स देखने से पहले पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट। यानी कि चीज आज मिल जाए, आज चीज हाथ में मिल जाए वो ज्यादा बेटर है, यानी कि फ्यूचर में हमें कुछ और चीज मिले। आज हमें अगर डिविडेंड मिल जाए, शेयर होल्डर्स को आज डिविडेंड मिल जाए, तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल गेन इन द फ्यूचर। और हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो भी यही कहता है कि स्टॉक मार्केट जो है ज्यादा वेटेज देती है डिविडेंड को एज कंपेयर टू द रिटेन्ड अर्निंग्स और फ्यूचर कैपिटल गेन्स। अब बात करते हैं वॉल्टर मॉडल की। देखो वॉल्टर मॉडल में आपको बहुत सी चीजें देखनी होंगी, बट मेन चीज इसका है फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला इसका आप ध्यान में रखिए कि आपका जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिविडेंड प्लस आर बाय के। आर बाय के है आपके पास, आर है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनटू ई अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे आप देखिए अगर आपका जो आर है वो के से ज्यादा है, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो ये आपकी ग्रोथ फर्म बन जाएगी। और ऐसे केस में हमारी कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, कम से कम देना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होगी। बट अगर हमारा आर कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो हमारी वैल्यू तब मैक्सिमाइज होगी जब हम सारा का सारा डिविडेंड बांट देंगे। और यहां पे बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। तो गॉर्डन मॉडल हमारे पास जो है वो भी कुछ ऐसी ही बात करता है, बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला है E इंटू 1 माइनस बी। बी बेसिकली आपके पास रिटेंशन रेशो है कि कितना आप रिटेन कर रहे हैं। 1 माइनस बी को आप पे आउट भी डिनोट कर सकते हैं, तो अर्निंग्स को आप पे आउट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आपका डिविडेंड निकल कर आ रहा है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर। बी आर आपके पास बेसिकली है ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे आप रिटेंशन रेशो को आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ भी यही लॉजिक है हमारा, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर आपको कम से कम डिविडेंड देना चाहिए अगर आप वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। बट अगर आपका यहाँ पे इंटरनल रेट कम है और कॉस्ट आपकी ज्यादा है तो फिर आप सारा डिविडेंड बांट दो, तभी आप प्राइस को मैक्सिमाइज कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें एमएम मॉडल की, मोदी गिलानी मिलर मॉडल हमारा इररिलेवेंस अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि आपसे कहता है कि आप डिविडेंड बांटे या ना बांटे, हमारे शेयर होल्डर्स को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने प्रोवाइड किया, और इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि शेयर होल्डर की रिटर्न को कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड बांटे या फिर ना बांटे। अगर आपने डिविडेंड बांट दिया तो उस केस में आप थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, बट अगर डिविडेंड नहीं बांटा तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। ओवरऑल रिटर्न अगर हम देखें शेयर होल्डर की तो वो बराबर ही रहने वाली है। और इस मॉडल को, इस अप्रोच को उन्होंने आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारे पास है रेजिडुअल मॉडल। रेजिडुअल मॉडल कहते हैं कि जो आपके पास बचा हुआ है उसे आप डिविडेंड में दे दो, जो आपके पास लेफ्ट ओवर बचा है उसे आप डिविडेंड की फॉर्म में दे दो। इसके अलावा हमारे पास एक है लिंटनर मॉडल। लिंटनर मॉडल कहता है कि आपका जो करंट डिविडेंड है इट इज बेस्ड पार्टली ऑन द करंट अर्निंग्स, इस साल की अर्निंग्स, एंड पार्टली ऑन द प्रीवियस डिविडेंड। तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका इस साल डिविडेंड में कितना चेंज आएगा प्रीवियस ईयर के मुकाबले, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपकी इस साल की अर्निंग्स, इस साल की अर्निंग्स को पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई किया, माइनस पिछले साल का आपका डिविडेंड कितना था, और बी आपकी है स्पीड ऑफ द एडजस्टमेंट। ऐसा लिंटनर मॉडल हमें बताता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is not included in the assumption on which the Myron Gordon proposed a model on stock valuation। तो यहाँ पे देखिए जो assumptions हैं इनको लेकर काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी भी मॉडल है उसकी assumptions को सवाल लेकर एग्जाम में सवाल आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो गॉर्डन मॉडल की अगर हम बात करते हैं उनमें से कौन सी assumption जो है गॉर्डन मॉडल की नहीं है ये हमें बताना है। रिटेन्ड अर्निंग्स इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये assumption है। फाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म, ये गलत है, क्योंकि ये मॉडल आपको बताता है कि फर्म की लाइफ जो है ये कहता है कि इनफाइनाइट यहां पे होने वाली है। फर्म एंड इट्स स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग दे आर परपेचुअल, दे आर इनफाइनाइट। टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी कहता है। कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न की भी बात करता है, इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है गॉर्डन मॉडल पे बेस्ड, हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है इस पर गॉर्डन मॉडल। तो काफी फ्रेंड्स को दिक्कत आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, इसीलिए ये हमें क्वेश्चन यहां पे उठा लिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%, ईपीएस आपको दिया है 10 रुपीज का, आईआरआर आपको दिया है 8% का, रिटेंशन रेशो आपको दिया है 60% का। तो इसी हिसाब से नोटेशन लिखी है जिस हिसाब से गॉर्डन मॉडल में हमारी रिलेवेंट होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका वैल्यू ऑफ द शेयर का होता है यहाँ पे डी बाई के ई माइनस डी, यानी कि बी आर। तो अब यहाँ पे डी क्या होगा, 10 आपका ईपीएस है, यहाँ पे आप 60 रिटेन कर लेते हैं तो बचेगा क्या 4। के ई आपको दे रखा है 10%, और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, बी इंटू आर, 60% इंटू 8%। बेसिकली आप ये लगा लीजिए कि 8 का 60% कितना होता है, 8 का 60% आपका क्या आ गया, 4.8% ही आ गया। तो इसीलिए इसको आप सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5.2%, या फिर परसेंट को हटाकर मैं ऊपर ये 100 लिख लेता हूं। इसे आप सॉल्व करेंगे जी, इसे सॉल्व करेंगे 40/52 इंटू 100। तो इसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो 4 से ये चला जाएगा 10, और ये आपका आएगा 13। इसके बाद आपको कैलकुलेशंस अपनी करनी
पड़ेंगी। देखो ये 13 से अगर आप इसे काटोगे तो 13 7 ये 1000 डिवाइडेड बाय 13 आ रहा है, तो आपको 100 को 13 से काटना है तो पहले 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है, तो 7 पहले मेरे को ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो इसलिए ₹77 जो है आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी यही कुछ आंसर निकलेगा। चलिए यहां पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल सही है। वॉल्टर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर द ग्रोथ फर्म इज 100%, तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी यहां पे गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ फर्म है तो फिर आपको कुछ डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फर्म ग्रो कर रही है, आप ज्यादा इंटरनली कमा रहे हैं, आपकी कॉस्ट कम है, तो इस केस में आपको सारा री इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आपका प्राइस मैक्सिमाइज आएगा शेयर का, तो इसलिए गलत हो जाएगा। एमएम मॉडल कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता बांटो या ना बांटो। बर्ड इन हैंड थ्योरी जो है इन रेफरेंस टू डिविडेंड डिसीजन हैज बीन डेवलप्ड बाय मायरन गॉर्डन, तो ये आपकी 4 भी सही है, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो इन्वेंट्री आपका है स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका रॉ मटेरियल, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस और आपके फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री रखने के हमारे मेनली 3 मोटिव्स रहते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव, इन्वेंट्री होगी तभी प्रोडक्शन कर पाओगे, तभी सामान बेच पाओगे, तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव। इसके अलावा है प्रिकॉशनरी मोटिव, आपको कुछ इन्वेंट्री हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है, नहीं तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। और एक है स्पेक्युलेटिव मोटिव, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप अभी सारी इन्वेंट्री खरीद कर रख लोगे। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की क्या कॉस्ट होती है। देखो इन्वेंट्री को आप परचेज करते हो वो कॉस्ट तो होती है, इसके अलावा जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी लगती है। आप सामान खरीद कर अपने गोदाम में रखते हो, उस गोदाम का किराया भी तो आपको देना होता है, इसे कैरिंग कॉस्ट माना जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक होती है शॉर्टेज कॉस्ट, अगर हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ जाए, हम पूरी ना कर पाए अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को, हमारा काम रुक सकता है, हमारा प्रॉफिट घट सकता है, दिस इज योर शॉर्टेज कॉस्ट। अगर बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तकनीकों की, सबसे पहले हमारे पास है ABC एनालिसिस। तो इसके अंदर हम उन आइटम्स को छांटते हैं सबसे पहले तो जो कि हमारा 10% वॉल्यूम रखती हैं बट 70% वैल्यू रखती हैं, तो जगह कम घेर रही हैं पर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऐसी आइटम्स पे ज्यादा फोकस करो। फिर उसके बाद है 20-20 वॉल्यूम 20% वैल्यू, और उसके बाद आपकी सी कैटेगरी की जो 70% वॉल्यूम है बट 10% वैल्यू आपके लिए रखती हैं, तो इन पे आप काम फोकस रख सकते हो। ऐसे ही इसी लाइंस पे हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं, FNSD एनालिसिस, फास्ट नॉर्मल स्लो एंड डेड मूविंग इन्वेंट्री, VED एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल इन्वेंट्री लेवल्स। इसके बाद है HML एनालिसिस, हाई मीडियम एंड लो वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज। तो अकॉर्डिंगली आप इन इन्वेंट्रीज पे अपना फोकस जो है अकॉर्डिंगली दे सकते हो, जो फास्ट मूविंग है, वाइटल है, हाई वैल्यू वाली है, उन पे ज्यादा फोकस दोगे, और डेड मूविंग वाली, लो वैल्यू वाली पे कम फोकस आप यहां पे दोगे। इसके बाद हमारे पास है GIT एनालिसिस, यानी कि जस्ट इन टाइम एनालिसिस। तो इसका मतलब है कि जब आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी आप फटाफट से इन्वेंट्री मंगा लोगे, आप इन्वेंट्री रखने पे ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, कैरिंग कॉस्ट आप अपनी कम से कम यहां पे करना चाहते हो। बट यहां पे आपको खतरा भी है, अगर एकदम से आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हुई और वो ना मिल पाई तो आपकी प्रोडक्शन यहां पर डिसरप्ट हो सकती है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ये आपको कहते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। आपको ऑर्डर प्लेस करना है इन्वेंट्री का, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें ताकि हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो मिनिमाइज यहां पे निकल कर आ जाए। तो इसका फॉर्मूला है जी हमारे पास √2AO डिवाइडेड बाय C। तो ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री की है, वो आपके पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C आपके पास है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। इसके अलावा हमारे पास है इन्वेंट्री लेवल्स का कंसेप्ट। देखो सबसे नीचे जो आपका इन्वेंट्री का लेवल होता है वो होता है डेंजर लेवल, इससे नीचे आप चले गए तो बस फिर तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इसके बाद होता है जी मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल मतलब कि इतनी मिनिमम इन्वेंट्री आप हमेशा अपने पास रखोगे, इससे नीचे आपको नहीं जाना, ऐसी कोशिश आप करोगे। इससे ऊपर होता है रीऑर्डर लेवल, जब भी आप इस लेवल पे पहुंच गए आप फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर देते हो। और इसके ऊपर है मैक्सिमम लेवल की, इतनी मैक्सिमम इन्वेंट्री आप अपने पास रखोगे, इससे ज्यादा अगर आपने अपने पास रख ली तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, इतनी ज्यादा रखने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं रखनी।
चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है। इसके अंदर फर्म का इन्वेंट्री प्लानिंग पीरियड जो है वो दे रखा है 1 साल का। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट बोल रखी है 400 यूनिट्स है, तो 1 साल की इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट 400 है, तो ये आपका 400 हो गया। एक्विजिशन कॉस्ट है 50 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी दे रखी है 50 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट आपकी दे रखी है पर यूनिट पर एनम, दे रखी है आपको 1 रुपी। आपको ईओक्यू यहां पे निकालना है, तो ईओक्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है। ईओक्यू का फॉर्मूला हमारे पास होगा 2AO बाय सी इसका अंडर रूट। तो 2 इंटू 400 इंटू 50 आप करेंगे, नीचे सी तो आपका 1 ही है। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 400, चलिए 40,000 का अंडर रूट, तो बेसिकली ये आपका 200 यूनिट्स निकल कर आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो एक आसान सवाल, ऐसे आसानी से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। यहां पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में इसका आंसर मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बताइए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं हमने आपके साथ जो चीजें डिस्कस करी आपको समझ में आई। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। फ्री नोट्स के लिए एवर स्टडी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले सेशन में।